देखिए सीटेट जैसे परीक्षा को पास करने के लिए हमारे पास सही रणनीति और हमारे पास अच्छा स्टडी मटेरियल भी होना चाहिए, क्योंकि बिना सही रणनीति के और बिना अच्छा स्टडी मटेरियल के कहीं ना कहीं क्या होता है, हमें एग्जाम से बाहर आना पड़ता है। तो दोस्तों अब आपको एग्जाम से बाहर नहीं होना है, क्योंकि आप ज्वाइन कर लीजिए टेट वाली क्लास यूट्यूब चैनल को, जहां पर अच्छी स्टडी मटेरियल और सही रणनीति के साथ पढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए टेट वाली क्लास को, क्योंकि बहुत ही अच्छा चैनल है और जो चीज़ें पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल एग्जाम से ही रिलेटेड है। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम से ही रिलेटेड है, क्योंकि अभी तक हमने बहुत सारे छात्रों को ऑफलाइन में पढ़ाकर उनको सिलेक्शन दिलवाया है। तो दोस्तों अभी से आप ज्वाइन कर लीजिए टेट वाली क्लास को, और जल्दी से ज्वाइन करिए और दूसरों को भी शेयर करिए। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है अति संभावित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से पक्का क्वेश्चन यहाँ से पक्का आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी आप डाउट में मत रहिए और अच्छे से पूरी क्लास को देखिए। निश्चित तौर पर जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो अपने आप को बिल्कुल फ्री फील महसूस करेंगे। तो आइए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न के बारे में। एक एक प्रश्न का आप जवाब दीजिएगा। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, थोड़ा से इत्मीनान से मैं प्रश्न पढ़ूंगा और इत्मीनान से आप इसका उत्तर दीजिएगा। जैसे कि प्रश्न में यह है कि कुक्कुट आहार, कुक्कुट मतलब समझ रहे हैं नहीं, जो मुर्गे की बात करते हैं, जो मुर्गियां होती हैं उनके बच्चे को कुक्कुट कहा जाता है। ठीक है, कुक्कुट आहार के पोषक भू रूप को क्या कहा जाता है? ठीक है, मतलब उस अनाज को क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन ये है कि अनाज छानना, क्रम्बल, टिक्की, मैस और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर यदि आप लोगों को आ रहा है तो बता दीजिए कि कुक्कुट आहार के पोषक भू रूप क्या होता है, मतलब जो उसका मतलब एक तरीके से वास्तविक रूप कैसा होता है। ठीक है, किस चीज़ों को वे लोग खाते हैं। तो जैसे कि इसके आंसर के बारे में बात करते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैस हो जाएगा। ठीक है, आइए मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। ठीक है, एक एक चीज़ों को आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है कुक्कुट, यानी कि जो मुर्गी हैं या मुर्गे हैं उन्हें कुक्कुट भी कहा जाता है। ठीक है, और चलिए बात करते हैं इसमें एक एक चीज़ों के बारे में। एक आप यहाँ देख सकते हैं जो मैस है, ए है मैस। ठीक है, इसी को क्या होता है, कुक्कुट जो होते हैं, जो मुर्गे होते हैं या मुर्गियाँ होती हैं, इसी को वे लोग खाते हैं, यही उनका पोषक आहार होता है। ठीक है, क्रम्बल कुछ इस तरह से दिखाई देता है, तो क्रम्बल की बात यहाँ पर की नहीं जा रही, यहाँ मैस की बात की जा रही है। ठीक है, तो इसलिए आपको मैस के ही बारे में ध्यान रखना है। जैसे कि बात करते हैं पोल्ट्री फीड पोषक के रूप में जमीनी रूप से मैस कहा जाता है। तो इसे जमीनी रूप से क्या कहा जाता है? मैस कहा जाता है। इसमें मुर्गे की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी कच्चे माल को सही अनुपात में पीसकर मिलाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, यह सबसे सरल और ठोस चारा के रूप में होता है जिसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा, इन सब बातों को भूलिएगा नहीं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। देखिए ये जो प्रश्न है, 1-2 नंबर आपको मिलेंगे, 2 से 3 नंबर, 4 नंबर भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको स्किप मत करिएगा। मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ स्किप मत करिएगा दोस्तों। देखिए प्रश्न है कि भारतीय भेड़ की कौन सी नस्लें बेहतर गुणवत्ता के लिए कालीन ऊन के उत्पादन के लिए जानी जाती है? जो भारतीय भेड़ की कौन सी ऐसी नस्लें हैं जो सबसे बेहतर गुणवत्ता के लिए जाने जाते हैं? किसके लिए? कालीन ऊन के उत्पादन के लिए। पहला ऑप्शन कहा जाता है मालपुरा। देखिए आप पहली बार इसमें देख रहे हैं कि एक चीज़ों को। पहला ऑप्शन है मालपुरा, दूसरा ऑप्शन आप देख रहे हैं बालनगिरी, तीसरा ऑप्शन देख रहे हैं सोनाडी, और चौथा ऑप्शन देख रहे हैं चोकला, और पांचवा ऑप्शन आप देख रहे हैं तो आप भारत मेरिनो। देखिए पहली बार ये सब सारी चीज़ें देख रहे हैं, थोड़ा से कठिन क्वेश्चन जरूर होंगे, लेकिन आपको जो ये जानने मिल रहा है दोस्तों, जो आपको ये जानने मिल रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको मिस मत करिए। बस देखते चलिए, आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो फिर भी आप प्रयास करिए एक बार। ठीक है, भारतीय भेड़ की कौन सी नस्लें जो बेहतर गुणवत्ता के लिए जानी जाती हैं यानी कालीन उत्पादन के लिए? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों चोकला हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 4 सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब आइए बात करते हैं इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में, क्या कहा जा रहा है। देखिए चोकला को छप्पर के नाम से जाना जाता है। तो चोकला जो भेड़ है उसे किसके नाम से जाना जाता है? तो छप्पर के नाम से जाना जाता है। और शेखावटी भी एक भेड़ है जो राजस्थान का मूल निवासी है। ठीक है, तो शेखावटी को भी ध्यान रखिएगा, शेखवाटी को भी ध्यान रखिएगा, इस बात को भूलिएगा नहीं। आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। यहाँ पर चोकला भेड़ जो है राजस्थान की मेरिनो भेड़ भी से कहा जाता है। आप देख सकते हैं ये है चोकला भेड़। ठीक है, तो इसको थोड़ा देखते चलिए। कुल मिलाकर अगर आपको आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट देखते तो चलिए। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किस राज्य ने पशुधन
किस राज्य ने पशुधन बीमा योजना का आरंभ किया है, जो कि कृषि क्षेत्र के जानवरों को बीमा प्रदान करता है। आप सोचिए, ये वाला अगर प्रश्न आ जाता आपके एग्जाम में तो क्या आप इस प्रश्न को सॉल्व कर पाते? सोचिए एक बार, ठीक है। तो इस प्रश्न को आप जल्दी सॉल्व न कर पाते, आप सोचते कि कौन सा ऑप्शन मैं लगाऊं। किस राज्य ने पशुधन बीमा योजना आरंभ किया है, जो कृषि क्षेत्र के जानवरों को बीमा प्रदान करता है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन कहता है एक तरीके से महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन कहता है गुजरात, तीसरा ऑप्शन कहता है हरियाणा और चौथा ऑप्शन कहता है राजस्थान, पांचवा जो कहता है मध्य प्रदेश। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश। तो आप लोग आंसर बताइए, ठीक है। थोड़ा से प्रयास करते चलिए, आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो फिर भी एक बार प्रयास तो कीजिए, ठीक है। चलिए मैं आप लोगों को इसके आंसर के बारे में बता देता हूं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी सही हो जाएगा। कहने मतलब ये है हरियाणा सही हो जाएगा। अब हरियाणा की राजधानी क्या है? अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि हरियाणा की राजधानी क्या है, तो आप बताइए हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं इसके थोड़ा से डिस्क्रिप्शन के बारे में कि क्या कहा जा रहा है। देखिए, हरियाणा सरकार ने पशुधन बीमा योजना की शुरुआत किया है, तो ये बातें जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए, जब सीटेट का पेपर होता है तो 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश से अगर कोई चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जो एनसीईआरटी में दी गई हैं तो वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि आप सोचिए एक बार, सीटेट का पेपर केवल उत्तर प्रदेश के लोग ही नहीं देते हैं, सीटेट का पेपर पूरे भारत के लोग देते हैं, यानी पूरे भारत के अभ्यर्थी देते हैं। इसलिए कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी सबका सेम ही है लगभग, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए बस इसमें इतना ही जानना था आपको, बाकी चीजें अंदर की क्या करेंगे जानकर। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। ये वाला प्रश्न तो आ भी चुका है और आता भी रहता है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत जमावीर स्टेशन कहां पर स्थापित किया गया है? तो आपको बताना है। इसमें पहला ऑप्शन एक बार फिर से मैं बता देता हूं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत जो वीर्य होता है उसको जमा करने का स्टेशन कहां पर बनाया गया है? तो कन्नौज में, इटावा में, पूर्णिया में, मधुबनी में और मुजफ्फरपुर में। जल्दी से इसका आंसर बताइए। कुछ छात्र इसका आंसर देना शुरू कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि इसका आंसर क्या दिया जाए, ठीक है। बिल्कुल, अगर आप थोड़ा से प्रयास कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, प्रयास करते रहिए, आए या ना आए, एटलीस्ट प्रयास तो करना ही चाहिए। चलिए इसके आंसर के बारे में बात करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्णिया सही हो जाएगा, ठीक है। तो अगर देखा जाए कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत जो वीर्य को मतलब रखा जाता है, एक टेम्परेचर पर वैसे रखा जाता है सब सारी चीज़ें, ठीक है। तो कहाँ पर रखा जाता है, यानी कि कहाँ पर ये स्टेशन है? पूर्णिया में इसका स्टेशन है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए समझ लेते हैं इसके बारे में कि इसके बारे में जैसे कि बात करते हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा यह योजना चलाई गई, जो 100% केंद्र सरकार ने ही चलाया हुआ है। और पूर्णिया में जमावीर स्टेशन स्थापित किया गया है या किया जा रहा है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन का लक्ष्य है दूध उत्पादकता बढ़ाने के लिए स्वदेशी नस्लों का संरक्षण और विकास, और इसे दिसंबर 2014 में शुरू किया गया था। अच्छा, आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि इसे कब शुरू किया गया था? आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि इसे कब शुरू किया गया था? 2014 में आप बताइएगा राष्ट्रीय गोकुल मिशन को, ठीक है, जब मोदी जी नई सरकार बनाए थे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। मवेशियों में होने वाले स्तन ग्रंथि की सूजन, कहने का मतलब ये है कि जो मवेशी होते हैं, जो कह सकते हैं जो जानवर होते हैं, उनके स्तन ग्रंथि का मतलब होता है जो उनका मिल्क, कहने का मतलब जो दूध वाला पार्ट होता है, ठीक है, उसमें सूजन जो होती है, रोग पहचान के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है कि उसमें एक तरीके से सूजन है? बिडाल टेस्ट, अब टेट्रालोजियम टेस्ट और स्ट्रेप कप टेस्ट, और इनमें से कोई नहीं। सोचिए इतना कठिन प्रश्न आ गया। अगर इस तरह के प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आप सोचिए कि क्या इस तरह के प्रश्नों को आप कर पाएंगे? बिल्कुल गलत कर देंगे। आप कहेंगे इस वर्ष जो क्वेश्चन आए थे बड़ा ही टफ आए थे। बिल्कुल इसे टफ क्वेश्चन माना जाएगा, क्योंकि आप नहीं पढ़े थे अभी तक। अब आप पढ़ ले रहे हैं, अब अगर आता है तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो मवेशियों में होने वाले स्तन ग्रंथियों के सूजन के रोग की पहचान के लिए हम किसका परीक्षण करते हैं, यानी कि कौन सी चीज़ें का इस्तेमाल करते हैं? तो स्ट्रेप कप टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? स्ट्रेप कप टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि बात करते हैं परीक्षण को, थ्रोट कल्चर, रैपिड स्ट्रेप टेस्ट और रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट और स्ट्रेप्टिकल स्क्रीन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, यह परीक्षण निर्धारित करने के लिए किया जाता है गले में खराश, गले की खराबी है जो कि समूह ए और स्ट्रेप्टोकोकस
बैक्टीरिया के कारण होने वाला यह रोग है। तो ठीक है, उतना ज़्यादा इसमें नहीं ध्यान रखना है। स्तन ग्रंथियों की सूजन जैसे फूलना, और दुनिया भर में सबसे आम और डेयरी पशुओं की सबसे महंगी बीमारी भी ये मानी जाती है। ठीक है, और स्तन ग्रंथियों के सूजन के उपचार में निम्नलिखित में दवाएं कौन कौन सी हो सकती हैं? तो एक्रोफिलेविन है, और ग्रेमिसीडन है, और देखा जाए तो टायरोथ्रिकर है। अब यह किस प्रकार का रोग माना जाता है? तो ये भी पूछा जा सकता है कि किस प्रकार का ये रोग हो सकता है? तो जीवाणु रोग हो सकता है। किस प्रकार का रोग हो सकता है? तो जीवाणु रोग हो सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न है कि वे फसल जो भूमि को पर्ण या जड़ से ढकने के माध्यम से कटाव से मिट्टी की रक्षा करने में सक्षम होते हैं। मतलब सक्षम है कि डैश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो फसलों की कटाई करना, एवेन्यू की फसलें और सुरक्षा की फसलें, पर्ण की फसलें। सोचिए बड़ा ही कठिन चीज़ें हैं। ठीक है, थोड़ा से कोई नहीं, ज़्यादा नहीं, 20 से 25 क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर यहाँ से आएंगे तो फिर मान के चलिए फिर आपके सही हो जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो आपका राइट हो जाएगा। चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो वे फसलें जो भूमि को जड़ से मतलब ढकने के माध्यम से जो मिट्टी होती है उसको कटाव से बचाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, या किस नाम से जाना जाता है? तो उस फसलों को किस नाम से जाना जाएगा? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो सुरक्षा फसलें के नाम से जाना जाएगा। किस फसल के नाम से जाना जाएगा? सुरक्षा फसल के नाम से जाना जाएगा। फसलों की कटाई करें, जैसे कि ये बातें ध्यान रखिएगा, कई बार हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि फसलों की कटाई कैसे की जाती है। तो स्ट्रिप क्रॉपिंग खेती एक विधि है, और जिसमें क्या होता है, लंबी संकीर्ण स्ट्रिप्स में विभाजित खेती करना शामिल होता है। कहने का मतलब ये है कि एक छोटे छोटे विधि में छोटे छोटे भागों में बांट कर क्या किया जाता है, खेतों की कटाई की जाती है, जिसे फसल रोटेशन प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है, या इसे विकल्प के रूप में जाना जाता है। इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब ढलान बहुत अधिक हो और या खड़ी हो और मिट्टी के कटाव को रोकना हो, तो फिर करने का कोई वैकल्पिक तरीका ना हो, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एवेन्यू फसल क्या होती है? एवेन्यू फसल की बात करते हैं तो फसलें खेत की सड़कों और बाड़ के साथ उगाई जाती हैं, और अरहर, दाल और गिलस्राइडिया सिसल जैसे फसलें जो होती हैं एवेन्यू फसल के उदाहरण माने जाते हैं। चलिए एवेन्यू फसल हो गया। अंतर फसल की बात करते हैं तो इंटरक्रॉपिंग की बात करते हैं। एक ही खेत पर एक ही साथ दो या दो से अधिक फसलों की खेती करने को क्या कहा जाएगा? अंतर फसलें कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सुरक्षा फसलें क्या होती हैं। सुरक्षा फसलें की बात करते हैं, लीचिंग या मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए हरी खाद प्रदान करने के लिए मुख्य फसलों का एक फसल लगाई जाती है। तो जब एक फसल लगाई जाती है तो क्या करती है, मिट्टी को रोकने का काम करती है, मिट्टी को जमीन से पकड़ कर रखती है, यानी कि जमीन को पकड़ कर रखती है इसकी जड़ें। नेक्स्ट बात करते हैं, मनुष्य को पशु रोग के प्रेरक कारकों का स्थानांतरण के रूप में जाना जाता है। संक्रमण और सूक्ष्म रक्त परिसंचरण और जूनोसिस, और इनमें से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन काफी टफ है, लेकिन कोई नहीं, आप क्वेश्चन को देखते चलिए, कुल मिलाकर देखते चलिए। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ठीक है, आपको आ रहा है नहीं आ रहा है उसकी कोई बात नहीं है, बस आप देखते चलिए। मनुष्य को पशु रोग के प्रेरक कारकों का स्थानांतरण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जूनोसिस हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? जूनोसिस हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, आइए इसके बारे में समझ लेते हैं कि है क्या ये चीज़ें। जूनोसिस के बारे में बात करते हैं तो ये होमो सेपियंस के साथ ही जानवरों के रोग हैं। तो होमो सेपियंस के साथ ही एक तरीके से कह सकते हैं जानवरों के रोग हैं, और इसके संक्रामक एजेंट विकास के दौरान क्या होता है, एक विशेष पशु प्रजाति के लिए अनुकूलित हो गए। इन जानवरों में निर्बाध संक्रमण श्रृंखलाओं से मौजूद हो सकते हैं। कम शब्दों में अगर इसे कहा जाए तो महामारी विज्ञान के रूप में तो माना जाता है या कहा जाता है। ऐसे रोग जो पशुओं के माध्यम से मनुष्यों में फैलता है, ठीक है, तो उसे जूनोसिस कहा जाता है। ठीक है, तो पशुओं के माध्यम से क्या होता है, जानवरों में जब फैल जाता है तो उसे जूनोसिस कहा जाता है। वे रोग संक्रमण और जो एजेंटो स्वाभाविक, ये सब रहने दीजिए, छोड़ दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में? भैया एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो मथुरा में है, मेरठ में है, बरेली में है और लखनऊ में है। इसका भी जवाब दीजिए अगर आ रहा है, इसका जवाब दीजिए अगर आ रहा है। तो नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट देने का प्रयास कीजिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर जो हो जाएगा बरेली हो जाएगा।
ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो बरेली जिले में है। जैसे कि बात करते हैं भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ पर है? बरेली में है। पशुपालन विभाग जो है 1944 में बनाया गया था। अच्छा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि पशुपालन विभाग कब बनाया गया था? तो 1944 में बनाया गया था। विभाग जो है पशुधन विकास, कुक्कुट विकास और रोग नियंत्रण, चारा विकास और अन्य पशुपालन गतिविधियों को कवर करता है। नेक्स्ट बात करते हैं उन्नत प्रौद्योगिकियों के साथ प्रजनन सुविधाएं प्रदान करना, बेहतर अनुवांशिक स्टॉक विभाग बनाने का उद्देश्य था। पशुओं के लिए चारा और खाद्य संसाधनों को बेहतर बनाने के लिए खाद्यान्न की खेती का क्षेत्र बढ़ाना और विभाग का दूसरा भी उद्देश्य था। तो इतना ज़्यादा आपको डीप नहीं याद रखना है, बस केवल और केवल आपको ये ध्यान रखना है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। जवाब दीजिएगा, थोड़ा से प्रश्न सरल है तो जल्दी दे दीजिएगा। जल जनित रोग क्या है? खसरा है और डेंगू है, पीत ज्वार है और ई कोलाई है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है और इसका जवाब मुझे नहीं लगता कि कोई छात्र ना दे पाए। ठीक है, तो सभी दे सकते हैं एक बार, क्योंकि क्वेश्चन जो है थोड़ा से अच्छा है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा से अच्छा है, सरल है। जल जनित रोग में अगर देखा जाए तो बहुत सारे छात्र कुछ और भी दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ई कोलाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई कोलाई हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर जी ये क्या है? ई कोलाई का मतलब क्या होता है? देखिए, ई कोलाई जो है बैक्टीरिया सामान्य रूप से स्वस्थ लोगों और जानवरों की आंत में रहता है और इस संक्रमण से बड़े वयस्कों और बच्चों को अधिक खतरा रहता है। यह कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों को प्रभावित करता है। दरअसल क्या है, ई कोलाई हमारे शरीर के अंदर ही रहता है। ठीक है, लेकिन हमारी जो आंत होती है उसके अंदर ही रहता है, लेकिन जिसका इम्यून सिस्टम जो होता है काफ़ी कमज़ोर होता है, उनको ई कोलाई नामक रोग हो जाता है। अब यहाँ जो है कि जल जनित रोग का मतलब क्या हो जाता है? जब कई बार हम प्रदूषित जल को ग्रहण करते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है और ज़्यादा खराब हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इस तरह का रोग हो जाता है। वैसे अगर देखा जाए तो डेंगू भी कहा जा सकता है एक बार, क्योंकि मच्छर जो होते हैं, मच्छर के बारे में बात करते हैं, मलेरिया के बारे में बात करते हैं, तो मलेरिया नामक जो रोग होता है मच्छरों से होता है। अब ये जो मच्छर मिलते कहाँ पर हैं? जहाँ पर पानी काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा होता है वहाँ पर मच्छर बैठते हैं और वही मच्छर क्या होते हैं, गंदे पानी से आकर हमें काट लेते हैं, तो जिसकी वजह से मलेरिया या डेंगू जैसे बुखार हो जाता है। तो ये भी एक तरीके से अगर देखा जाए तो ऑप्शन में अगर ई कोलाई ना होता तो ये सही हो जाता। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, यहाँ पर ई कोलाई के लक्षण भी है भैया। देखिए कौन कौन सी चीज़ों से हो सकता है। तो एक तो गंभीर पानी दस्त और अनुचित भोजन करने से, और पेट में ऐंठन होता है दूषित भोजन करने से जब हम ऐसा करते हैं, और दूसरी बात करते हैं गैस बन जाती है दूषित पानी पीने से, और उल्टी होती है, यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैल जाता है कई बार, यह जानवरों से ज़्यादातर फैलता है बताया जाता है। ठीक है, उल्टी से। ठीक है, तो इतना ज़्यादा वैसे आपको नहीं ध्यान रखना है इतना ज़्यादा, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिएगा। जैसे आप खसरा बीमारी को ध्यान रखिएगा दोस्तों, खसरा बीमारी आपके एग्जाम में आता रहता है। देखिए, खसरा जो है वायरस के कारण संक्रमण जो गले और फेफड़ों की कोशिका में बढ़ता है। तो खसरा जो होता है वो संक्रमण होता है, एक तरीके से वायरस के रूप में काम करता है, गले और फेफड़े के कोशिकाओं में बढ़ता है, या हवा से फैलता है, खांसी या छींक से संक्रमित होता है। ठीक है, तो जैसे कि बात करते हैं यह जो फैलता है खांसी या छींक से संक्रमित होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है जो व्यक्ति खसरा से प्रभावित होते हैं, अगर कोई व्यक्ति कह सकते हैं अगर प्रभावित है तो फिर वो खसरा उसे हुआ है, या जानवरों की बात करते हैं तो ये लक्षण दूसरे व्यक्ति में भी आ सकता है, और कैसे, खांसी या छींक के माध्यम से। ठीक है, और इस बीमारी के प्रमुख लक्षण है खांसी, बुखार, नाक का बहना। तो ये जो मनुष्य होते हैं यानी कि हम सब जो लोग होते हैं, अगर हमें खसरा की बीमारी है दोस्तों, अगर खसरा की बीमारी है तो फिर ये मान के चलिए कि दूसरों को भी हम पहुंचा सकते हैं, यानी कि दूसरों को भी हम दे सकते हैं। तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि हमें वैसे तो पता नहीं चल पाता, खसरा बीमारी वैसे अब उतना ज़्यादा यहाँ होती नहीं है हमारे देश में। ठीक है, लेकिन ये कैसे फैलती है इसको याद रखिएगा, ये पूछा जाता है हमारे एग्जाम में। चलिए, अब डेंगू के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि अभी हमने आपको बताया ही था। डेंगू जो है एक मच्छर जनित बीमारी है जो डेंगू वायरस के कारण होती है। ठीक है, और प्रमुख लक्षण की बात करते हैं जैसे बुखार का आना, शरीर में दर्द का होना, उल्टी और जोड़ों में दर्द का होना, ये सब क्या है, डेंगू के लक्षण है। अगर किसी को इस तरह की समस्याएं हैं तो एक बार वो चेकअप कराएं, लेकिन बिना फालतू के दिमाग नहीं लगाना चाहिए ज़्यादा। चलिए बात करते हैं पीत ज्वर के बारे में।
पीत ज्वर के बारे में अगर देखा जाए तो अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, जो पीत ज्वर है यह एडीज इजिप्ट मच्छरों द्वारा फैलने वाली घातक फ्लू जैसे एक बीमारी होती है। ठीक है, एडीज जो मच्छर होता है यानी कि इजिप्ट जो मच्छर होता है उसके काटने से पीत ज्वर होता है और फ्लू जैसे बीमारी है। डेंगू और जीका वायरस भी प्रसारित करता है। यह डेंगू और जीका वायरस को भी प्रसारित करता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा पीत ज्वर के बारे में। तो आज आप लोगों को एक तो भले ही क्वेश्चन आपको समझ में ना आ रहा हो, लेकिन मैं इस बात से श्योर करूंगा कि आपको खसरा जैसे बीमारी के बारे में अच्छे से पता चला, डेंगू जैसे बीमारी की बात करते हैं, पीत ज्वर के बारे में आपको अच्छे से पता चला। चलिए अब बात कर लेते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय ने किस वर्ष में ई पशु हाट पोर्टल आरंभ किया था? बिल्कुल, अब एक प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आ गया तो आप सोचिए एक बार, इस प्रश्न का जवाब देने में आप कहीं ना कहीं अपने आप को असक्षम फील करेंगे। आपको लगेगा कि सर ने हमें कुछ नहीं पढ़ाया। ठीक है, 2012, 2016, 2018, 2020, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। फिर से एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। तुक्का भी अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, एक बार तुक्के को भी आप लगा सकते हैं। चलिए बताइएगा इसका तुक्का भी अगर आप लगाना चाहते हैं। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सी घटना हो गई हमारी घड़ी जो थी वो टूट गई है और वो निकल गई है, उसका जो पार्ट है वो कहाँ चला गया। ठीक है, अब मुझे उसे ढूंढना पड़ेगा, लेकिन कोई नहीं, आफ्टर क्लास आई विल सर्च। ठीक है, अब इसे निकालना तो पड़ेगा ही। ठीक, एक मिनट, मैंने सोचा थोड़ा सा इसको सही कर देता हूँ, टाइट हमने बांध दिया था इसकी वजह से। चलिए कोई नहीं, बाद में देख लूँगा। चलिए इसके आंसर के बारे में बात करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2016 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2016 हो जाएगा। तो जैसे कि बात करते हैं, यह पोर्टल जो है, यह जो पोर्टल है पशुवत उत्पादकता पर राष्ट्रीय मिशन योजना के अंतर्गत 26 नवंबर 2016 को शुरू किया गया। पशुधन, जर्मप्लाज्म और अतिरिक्त संबंधित सेवाओं के लिए ई ट्रेडिंग मार्केट पोर्टल भी है। उद्देश्य है किसानों को प्रजनकों से जोड़ेंगे और केंद्रीय, राज्य, सहकारी और निजी एजेंसियों द्वारा जर्मप्लाज्म की उपलब्धता का वास्तविक समय प्रमाणित जानकारी केंद्र सरकार के द्वारा यह सूचनाकृत है। तो इसे आपको केवल याद रखना है 2016 में। ठीक है, और ज़्यादा आपको नहीं याद रखना। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो ऊँट की सबसे अच्छी माने जाने वाली नस्ल कौन सी है? ऊँट की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है? अलवरी है और गुरहा है और जैसलमेरी है और कच्छी है। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, वैसे इसका आंसर भी आप नहीं दे पाएंगे क्योंकि वाकई में काफ़ी टफ क्वेश्चन है, तो फिर कहाँ से आप दे पाएंगे। ठीक है, इसको तो मैंने भी नहीं पढ़ा हुआ है कि ऊँट की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है। अब क्या किया जाए, पढ़ाना पड़ता है क्योंकि ये हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हस्बेंड्री से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जैसलमेर हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, जैसलमेरी हो जाएगा। जैसलमेरी नस्ल के ऊँट की सबसे अच्छी नस्ल मानी जाती है। इस नस्ल का नाम रेगिस्तानी शहर जैसलमेर के नाम पर ही पड़ा हुआ है। तो जैसलमेर जो शहर का नाम पड़ा हुआ है, रेगिस्तानी जो पड़ा हुआ है, वो इसी नस्ल के नाम पर पड़ा हुआ है, जो एक तरीके से ध्यान रखिएगा जैसलमेरी नस्ल ऊँट की जो प्रजाति है। अब ऊँट की अन्य 3 प्रमुख नस्लें हैं, मेवाड़ी है, कच्छी है और एक तरीके से बीकानेरी है। ठीक है, चलिए अब आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, इसका जवाब दीजिएगा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बुफेलोज कहाँ पर स्थित है? बुफेलोज कहाँ पर स्थित है? तो पानीपत में है और सोनीपत में, हिसार में है, भिवानी में है। जवाब दीजिएगा, अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है। एक बार अगर जवाब देना चाहते हैं तो दे दीजिए। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बुफेलोज कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हिसार। अब हिसार कहाँ पर है? हिसार हरियाणा में है। हिसार कहाँ पर है? तो हिसार हरियाणा में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1985 को और भारतीय कृषि और किसान कल्याण के मंत्रालय के अंतर्गत किया गया था। इसके अंतर्गत सारी बातें आपको नहीं याद रखना है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था 1526 में हुआ था और बाबर और लोधी वंश के बीच में हुआ था। और उस लोधी वंश का जो शासक था उसका नेम था इब्राहिम लोधी, जिसमें बाबर जो था वो विजयी हुआ था दोस्तों। ठीक है, और तभी क्या हुआ था, मुगल वंश की स्थापना हुआ था। चलिए अब थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि अब ये सब तो छोड़ देना चाहिए, यहाँ की केवल एक बात ध्यान रखना चाहिए, मुख्यमंत्री और फालतू लोग की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है।
हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान का नेम क्या है, तो सुल्तान राष्ट्रीय उद्यान और कलसर राष्ट्रीय उद्यान। आज आप लोगों को एक और बातें पता चल गई कि हरियाणा का जो राष्ट्रीय उद्यान है वो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ कलसर राष्ट्रीय उद्यान भी है दोस्तों। चलिए अब बात कर लेते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। निम्नलिखित फसलों में से कौन फास्फोरस की कमी का सूचक माना जाता है? फसलों में से कौन फास्फोरस की कमी का सूचक माना जाएगा? तो सोयाबीन है, मक्का है, सरसों है, गन्ना है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जवाब दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो कुछ छात्र जवाब देते हैं और वे सोचते हैं कि सही होगा या नहीं। देखिए यहाँ पर आपको इस बात को नहीं टेंशन लेना है कि सही होगा या नहीं, लेकिन आपको आंसर देना है। कहने का मतलब ये है क्वेश्चन का आंसर देना ही है। तो फास्फोरस की कमी का जो सूचक माना जाता है दोस्तों वो है सरसों माना जाता है। क्या माना जाता है? सरसों माना जाता है। आइए समझ लेते हैं कुछ इसके बारे में। कुछ फसलों को विशिष्ट लक्षणों को प्रदर्शित करने वाले के लिए विशेष पोषक कमी के वाले पोषक तत्व के लक्षणों के जानने के लिए विशिष्ट माना जाता है। इस प्रकार के विशेष तत्व की कमी के लिए ऐसी फसलों का संकेतक फसल कहा जाता है। मुख्य रूप से संबंधित संकेतक फसलों में तत्व की अधिक मांग के कारण, जैसे कि बात करते हैं कुछ जैसे नाइट्रोजन की कमी में अगर देखा जाए तो फूल गोभी और गोभी है, फास्फोरस संकेतक के रूप में याद कर लीजिए। फास्फोरस में टमाटर है, सरसों भी आएगा। पोटेशियम पोषक तत्व में कमी देखा जाए तो मक्का, कपास आएगा। मैग्नीशियम में अगर देखा जाए तो कपास, लाल पत्ती होना। और कैल्शियम की बात करते हैं फूल गोभी और टमाटर। इसको जरूर याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे हिसाब से। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में कि कौन सी भेड़ की नस्ल है इसमें कौन सी भेड़ की नस्ल है? अंगोरा है, अल्पाइन है, चोकला है और सरेन है। वैसे अभी हमने आपको बताया था, जवाब तो गलत नहीं होना चाहिए, जवाब वैसे गलत नहीं होना चाहिए। अभी हमने आपको बताया था किसके बारे में कि भेड़ की नस्ल कौन सी है, तो चोकला के बारे में हमने आपको बताया था, याद करिए थोड़ी देर पहले ही हमने आपको बताया था। चोकला जो है भेड़ की नस्ल है, भारत के मूल निवासी है और यह नस्ल आमतौर पर भारत के राजस्थान क्षेत्र में पाई जाती है और सर्वश्रेष्ठ कालीन ऊन के लिए जानी जाती है। अंगोरा, अल्पाइन और सरेन ये बकरी की नस्लें हैं। ठीक है, ये बकरी की नस्लें हैं, नहीं तो आप सोचे कि ये भी तो भेड़ ही हमें लग रही थी। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए भेड़ की जो भैंस होती है, भेड़ की मेहसाणा नस्ल है। बछड़ा का अंतराल मतलब कितने दिन में बच्चे को जन्म देती है? 400 से लेकर 450 दिन, 300। बताइएगा, बड़ा ही कठिन क्वेश्चन है थोड़ा से कि कितने दिन में मतलब बच्चों का जन्म देती हैं ज़्यादातर। ये वाला थोड़ा सा यार क्वेश्चन अटपटा सा है। चलिए कोई नहीं। भैंस मेहसाणा नस्ल की बछड़ा अंतराल मतलब बच्चे का जन्म देने का जो समय है वो 450, एक मिनट ये गलत है, 450 से 550 वाला हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप गलत काट दीजिए। चलिए जैसे कि बात करते हैं, यहाँ पर कहा गया मेहसाणा भैंस गुजरात के मेहसाणा शहर और आसपास के महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। शरीर ज़्यादातर काली होती हैं, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके का भूरे रंग होते हैं। और नस्ल की सुरती और मुर्रा के बीच प्रजनन के विकसित किया गया है। वैसे ये सब नहीं ध्यान रखना है इतना ज़्यादा। चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टफ वाले क्वेश्चन हैं, तो इसको मैं बीच बीच में लेकर आऊँगा, लगातार नहीं लेकर आऊँगा क्योंकि मुझे पता है कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आप डेली देखेंगे तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। बीच बीच में आप देखते रहिए, आपको इस तरह के क्वेश्चन अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं करवा दे रहा हूँ, बस इतने में से आना होगा तो आ जाएगा। ठीक है, तो बस यही वाला आप कर लीजिए। 142 पेजेस के हैं और 40 पेजेस हमने कर लिया। कहने का मतलब ये है कि 3 क्लास और हो जाएगी, 2 क्लास और मिल जाएगी आपको, 2 से 3 क्लास में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हरियाणा के किस जिले में घोड़ा की सबसे ज़्यादा आबादी है? करनाल में है, हिसार में है, गुरुग्राम, सिरसा में। जवाब दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा एक तरीके से देखा जाए तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा घोड़ों की नस्ल पाई जाती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा गुरुग्राम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि गुरुग्राम में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा घोड़ों की नस्लें पाई जाती हैं। और करनाल जो है एनसीआर के क्षेत्र में एक शहर माना जाता है, यानी कि एनसीआर में आता है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कल्पना चावला करनाल की रहने वाली थी, ये आपके लिए अच्छा पॉइंट है, ये आपके एग्जाम में आता है कि कल्पना चावला कहाँ के रहने वाले थे, तो वो करनाल के रहने वाले थे। करनाल हरियाणा में है। फिर साइना नेहवाल का जन्म कहाँ पर हुआ था? हिसार में हुआ था। और हिसार कहाँ पर है? हरियाणा में है। मत्स्य विश्वविद्यालय हिसार में स्थित है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। भैया इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए या तो अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है,
चलिए अब आइए बात करते हैं कि जैसे एक लड़ाई हुई थी फारस के नादिर शाह और मुगल साम्राज्य के बीच, जिसे करनाल की लड़ाई कही गई थी, और कब हुई थी ये 1739 में, और कहाँ पर? करनाल के शहर में हुई थी। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब आइए बात कर लेते हैं एक दो और क्वेश्चन, बस ज़्यादा नहीं। वयस्क नर भेड़ को कहा जाता है सुअर, और भेड़ा और बक और भेड़। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि वयस्क नर भेड़ को क्या कहा जाता है। बड़ा ही अटपटा से क्वेश्चन दे दिया गया है, और इतने अटपटे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। ठीक है, वैसे आप बता तो लेंगे क्योंकि यहाँ भेड़ से रिलेटेड है और भेड़ वाला ऑप्शन यहाँ पर दिया ही गया है। ठीक है, तो दिमाग नहीं लगाना है। देखिए कई कई बार कुछ क्वेश्चन होते हैं बड़े ही चिंटू पिंटू वाले होते हैं। जैसे कि बात करते हैं जो पशु होते हैं, जैसे बैल। बैल यहाँ पर नर आएगा और उसकी मादा क्या है, गाय है। मुर्गा की बात करते हैं तो इसकी मुर्गी है। और घोड़ा जो बिना बधिया किए गए घोड़ी, भेड़ा की भेड़ी है। और इसमें ये बात ध्यान रखिएगा, वैसे नर बकरा का नर बकरी, इसके बच्चे को क्या कहा जाता है, मेमना कहा जाता है। इसके भी बच्चे को मेमना कहा जाता है। घोड़े का बच्चा का घोड़ा बच्चा कहा जाता है। चूजा कहा जाता है, बछड़ा कहा जाता है। चलिए एक और ये लास्ट क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित में से किस बीमारी में एक मवेशी को उसके स्तन में हवा भरने से राहत मिलती है। पैर और मुंह रोग। निम्नलिखित में से किस बीमारी में एक मवेशी को उसके स्तन में हवा भरने से राहत मिलती है। मुंह और पैर और मुंह वाले रोग में, स्तन शोथ में, और स्तन ज्वर में, और यूकोसल में। थोड़ा सा प्रश्न अटपटा सा ही है, इसमें हमने पहले ही बताया भैया, इसमें जितने भी प्रश्न होंगे वे अटपटा ही होंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। चलिए एक बार मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि यह एक ऐसी बीमारी है जो अपर्याप्त कैल्शियम के कारण होती है, जो आमतौर बच्चे के जन्म के समय होती है। और इस बीमारी को हाइपोकैल्केमिया के नाम से भी जाना गया है। और स्तन पर ज्वर आमतौर पर जन्म देने के 24 घंटे के बाद ही हो जाता है अगर होना होता है, लेकिन फिर भी 2-3 दिन का भी जारी रह सकता है। स्तन में ज्वर को रोकने में मैग्नीशियम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक बार मवेशियों द्वारा बच्चों को जन्म दिए जाने के बाद कोलोस्ट्रॉम उत्पादन का समर्थन करने के लिए गाय की कैल्शियम की लगभग 400% की वृद्धि होती है। तो कैल्शियम गाय वगैरह को देते रहना चाहिए। अगर आप कहें तो इस प्रश्न को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा जानवर ब्लैक बक रोग से प्रभावित हो सकता है। घोड़ा और गाय, ऊंट और कुत्ता। बता दीजिए इसका आंसर। वैसे क्वेश्चन अच्छा है, जवाब दे दीजिए। और लास्ट ही क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो जैसे कि बात करते हैं इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गाय हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर गाय हो जाएगा, गाय हो जाएगी। ठीक है, तो कौन से रोग प्रभावित, तो गाय प्रभावित होगी, उत्तर हो जाएगा गाय। आप देख सकते हैं ब्लैक बक रोग एक जीवाणु रोग है। अच्छा, इसके बारे में एक बात ध्यान रखिएगा कि ब्लैक बक रोग किस प्रकार का रोग है, जीवाणु है, विषाणु है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, जीवाणु रोग है। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं ब्लैक बग जानवरों की, जो गाय भैंस की एक तीव्र अत्यधिक घातक बीमारी भी मानी जाती है। और वात स्पेस सूजन को प्रभावित करते हैं, भारी मांसपेशियों को प्रभावित करते हैं। इस बीमारी के अन्य नाम ये भी हैं कि जैसे ब्लैक क्वार्टर एवेल या क्वार्टर बीमारी। पशु की मृत्यु होने से पहले इस बीमारी के लक्षण जैसे लंगड़ापन का होना, मांसपेशियों में सूजन होना और गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाना। ठीक है, तो भेड़ बकरी भी इस बीमारी से प्रभावित हो सकती हैं, तो इस बात को भी ध्यान रखना चाहे तो आप रख सकते हैं। चलिए अब हम देखेंगे आगे की किसी और दिन इस क्लास को देख लेंगे। ठीक, आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। यदि आप लोगों को क्लास अच्छी लगे या मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो फिर जाते जाते एक बार कमेंट कर दीजिएगा। आप लोग कमेंट वगैरह करते नहीं हैं, बड़ा ही मन कभी कभी अशांत हो जाता है हमारा भी। ठीक है, और शेयर वगैरह भी नहीं करते हैं। आपको लगता है किसको शेयर करें, अब तो हमने शेयर कर ही दिया है। वाकई में आपने शेयर कर ही दिया होगा, जिसको भी शेयर करना होगा। अब आपके जानने में कोई है नहीं तो किसको आप शेयर करें। ठीक है, कोई नहीं, जो भी है आप करते रहिए अपने से, वो शेयर हो जाएगा। जब भी चैनल को आगे बढ़ना होगा बढ़ जाएगा। जब हम, मुझे लगता है कि जिस दिन हमारी मेहनत पूरी हो जाएगी, भगवान जी को जिस दिन लगेगा कि भाई आज आपने मेहनत पूरी कर लिया है, उस दिन क्या होगा कि चैनल का ग्रोथ हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोगों के जो दुआएं हैं, एक दिन दुआएं भी काम करेंगी, हमें पता है, क्योंकि आप दुआएं जो देते हैं बड़े ही दिल से देते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।